आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। 1990 में राम मंदिर को लेकर आंदोलन चरम पर था। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाले हुए थे। यह यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से निकली थी और 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। यात्रा शुरू होने के हफ्ते भर बाद यानी कि 30 अक्टूबर को कर्नाटक के देवनगिरी इलाके में हिंदुओं की एक शोभा यात्रा मुस्लिम आबादी से निकल रही थी। इलाके में बवाल हो गया, दंगा हो गया। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीरेंद्र पाटिल। सरकार कांग्रेस की थी और तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजीव गांधी। दिल्ली से उनकी सरकार जा चुकी थी, पार्टी कमान उनके हाथ में थी। इस घटना के कुछ ही दिन पहले सीएम वीरेंद्र पाटिल को हार्ट अटैक आया हुआ था और वो बेड रेस्ट पर थे। ऐसे में दबाव कांग्रेस आला कमान पर बढ़ गया था। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी दिल्ली से बेंगलोर गए। कहा जाता है कि एयरपोर्ट पर लैंड करते ही राजीव गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उनके अस्वस्थ होने के बावजूद वीरेंद्र पाटिल को देखने राजीव गांधी नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक का लिंगायत समाज राजीव गांधी के तौर तरीके से नाराज हो गया, क्योंकि वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय से थे। नतीजा ये हुआ कि लिंगायतों ने आज तक कांग्रेस को पलट करके नहीं देखा। इसी दौरान येदियुरप्पा की पैठ लिंगायतों के बीच बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वे सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभर गए। 2008 में बीजेपी की कर्नाटक में पहली बार जब सरकार बनी तो लिंगायत समाज ने येदियुरप्पा का एक मुश्त समर्थन किया। 2019 में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी तो उसमें भी येदियुरप्पा की बड़ी भूमिका थी और वे फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। दरअसल कर्नाटक में लिंगायतों की आबादी 17% के आसपास मानी जाती है और विधानसभा की कुल सीटों में से 90 से 100 पर उनका असर रहता है। राजनीति में एक फैसला अर्श से फर्श पर पहुंचा देता है और कर्नाटक में कांग्रेस के साथ एक बार ऐसा ही हो चुका। वीरेंद्र पाटिल की घटना मैंने आपको सुनाई। इसका कारण ये है कि कर्नाटक में सत्ता के बनने बिगड़ने का खेल कई बातों से तय होता है। मसलन जातिवाद, जिसमें लिंगायत, वोक्कालिगा, कुरुबा, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, मुस्लिम, दूसरा मठ हैं जिनके जरिए अलग अलग जातियां चलती हैं। वोक्कालिगा का मठ अलग, लिंगायतों का मठ अलग, कुरुबा का मठ अलग और मठों के आदेश के मुताबिक समुदाय चलता है। इसलिए उस समुदाय का असर उसके मतदान पर भी होता है। स्थानीय नेताओं का असर तीसरा मामला है। स्थानीय स्तर पे वहाँ दबंग और कद्दावर नेता हमेशा रहे हैं और उनका अपना एक असर रहा है। और इस बार बेशक मोदी का फैक्टर। ये बातें मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी यह समझना ज़रूरी है कि कर्नाटक में कुछ घंटों बाद होने जा रहे चुनाव में इस बार की तस्वीर क्या उभर कर आती है। कौन सा नेता, कौन सा मुद्दा या फिर कौन सी घटना जनादेश पर असर डालेगी, इसका अनुमान लगाने का अब सही वक्त है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें। इसका मतलब ये है कि 113 सीटें जीत करके जो भी आएगा वह सरकार बना लेगा। फिर दो दलों के बीच में भी 113 का जुगाड़ हो जाए तब भी उन दो दलों के गठबंधन सरकार बन सकती है। मामला 113 का है जो जादुई आंकड़ा है। सबसे पहले बीजेपी की संभावना का डर होते हैं, जिसकी वहां सरकार है। प्रदेश में पहली बार है जब बीजेपी स्थानीय चेहरे की बजाय केंद्रीय नेतृत्व के बूते चुनाव में उतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी वक्त में अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। 24 अप्रैल से 7 मई के बीच उन्होंने 3 रातें कर्नाटक में ही बिताईं। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 16 जनसभाएं की और 6 रोड शो किए, जिनकी तस्वीरें अब आपके सामने दिख रही हैं। इन रैलियों और रोड शो में लोगों का जो जनसैलाब उमड़ा, उसने बीजेपी का हौसला काफ़ी हद तक बढ़ाया है। पार्टी कह रही है कि 2 दिनों के बेंगलुरु रोड शो में करीब 10 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटी में इतना बड़ा हुजूम सड़कों पर कभी नजर नहीं आया। बेंगलोर में उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने 26 किलोमीटर का एक लंबा रोड शो किया।
और एक रोड शो उन्होंने 10 किलोमीटर किया। दरअसल हुआ ये कि पीएम की रैली से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जहरीला बयान दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप कह दिया, जहरीला सांप। और मोदी ने इसको जनता के बीच एक मुद्दा बना दिया। राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म केरला स्टोरी के जरिए धर्मांतरण पर चोट की। कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का वायदा जो था उसके विरोध में उन्होंने बजरंग बली के नारे लगाकर कांग्रेस को लगभग फंसा सा दिया। सोनिया गांधी के इस बयान पर कि कर्नाटक की स्वायत्तता जो है वो बचानी ज़रूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया कि यह एक ऐसा परिवार है जो कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहता है। जो स्वायत्त व्यवस्था होगी वह तो देश की स्वायत्तता से अलग होगी और इस पर भी उन्होंने कांग्रेस को घेर रखा है। मोदी ने कहा कि कर्नाटक लोगों में आज़ादी के लिए वहाँ के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और कांग्रेस ने करोड़ों कन्नड़ियों को देशभक्ति का अपमान जो उनका था उसको किया है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी ने अपने धुआंधार प्रचार में कांग्रेस को हर तरफ से घेरा। मैंने एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको वो सारे मुद्दे गिनाए जो प्रधानमंत्री ने अपनी प्राथमिकता में रखे और तमाम रैलियों, रोड शोज में उन्होंने उनका जिक्र करके कांग्रेस पर सीधा चोट किया, हमला बोला। अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं। कांग्रेस जो कह रही है इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। कांग्रेस इस मामले में फंस गई है। प्रधानमंत्री का जो तेवर था आक्रामक, उसका कारण ये है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि सोनिया गांधी की तरफ से कि कर्नाटक की स्वायत्तता बहुत ज़रूरी है, संप्रभुता ज़रूरी है। कांग्रेस कहती है कि सोनिया गांधी ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उसमें ट्वीट किया गया है कि कर्नाटक की सॉवरेनिटी, उसकी जो संप्रभुता है वो ज़रूरी है। किसी भी राज्य की संप्रभुता नहीं होगी, देश की संप्रभुता होगी। अगर राज्य संप्रभु हो जाएगा तो देश से बाहर चला जाएगा। यह बात कांग्रेस के लिए अब गले की हड्डी बन चुकी है और बीजेपी इसको लेकर के हमलावर है। बहुत संभव है कि अगले कुछ घंटे जब तक चुनाव ना हो, बीजेपी कांग्रेस को लगातार इस मुद्दे पर चारों तरफ से घेरे रखे। कर्नाटक में इस बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ही कैंपेन संभाला, जिसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है। इस बार कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा चुनाव मैदान में नहीं हैं, मगर कैंपेन कमेटी का मुखिया बीजेपी ने उनको बनाकर रखा है। येदियुरप्पा की ज़मीनी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 27 फरवरी को जब पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में एक बड़ी रैली में थे
तो उन्होंने मंच से ना तो सीएम बासवराज बोम्मई का नाम लिया और ना ही बीजेपी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष का, मगर येदियुरप्पा का जिक्र किया और उस भीड़ में उन्होंने येदियुरप्पा को झुक करके उनका आशीर्वाद लिया। और ऐसा उन्होंने दो बार किया, जब प्रधानमंत्री ने येदियुरप्पा जैसे 80 साल की उम्र में पहुंच चुके कद्दावर नेता का आशीर्वाद हासिल किया। ये येदियुरप्पा का कद है। लिंगायतों के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भी हैं। यह समाज बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है, लिंगायत। जब बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया तो उनके ही कहने पर दूसरे लिंगायत नेता बासवराज बोम्मई को कुर्सी दी। बीजेपी के पास येदियुरप्पा के बाद जगदीश शेट्टार और सीएम बोम्मई, ये 3 बड़े लिंगायत नेता रहे। येदियुरप्पा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो कांग्रेस के पाले में चले गए हैं। और बासवराज बोम्मई समाज में इतनी पकड़ रखते नहीं कि वो बीजेपी की खातिर बहुत बड़ा वोट बैंक लिंगायत समाज के भीतर पैदा कर दें। इसलिए येदियुरप्पा आज भी सबसे बड़े नेता बीजेपी की तरफ से हैं, मैदान में भले वो ना हो। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी को लिंगायतों का उतना वोट नहीं मिलेगा जितना मिलता रहा है, क्योंकि नेता बीच से गायब हैं। 2018 में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें लिंगायत समुदाय के 58 विधायक जीते थे। बीजेपी के उनमें 38 थे, कांग्रेस के 16 और जेडीएस के 4। ये आंकड़ा बताता है कि लिंगायत समाज के बीच में बीजेपी की पकड़ कितनी ज्यादा है और बीजेपी ज्यादा टिकट लिंगायत समाज के लोगों को देती भी रही है। अब अगर जाति के आधार पर कांग्रेस के चेहरों को आप रखें, क्योंकि जाति कर्नाटक में अहम हिस्सा है, तो वहां 3 नेताओं का असर आपको दिखेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दलित नेता हैं, लगभग 19.5% आबादी है दलितों की कर्नाटक में। दूसरे हैं सिद्धरमैया, जो कुर्बा जाति से आते हैं, 7% की आबादी कुर्बा की है कर्नाटक में। और तीसरे हैं DK शिवकुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटका में। ये वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। और अब चूंकि बीजेपी से जगदीश शेट्टार जैसा कद्दावर नेता चला गया है, तो एक लिंगायत का भी नेता मजबूत कांग्रेस के पास है। तो अगर आप देखें तो चारों जो प्रभावशाली जातियां हैं, लिंगायत, वोक्कालिगा, कुर्बा और शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, इन चारों से मजबूत नेता कांग्रेस के पास में स्थानीय स्तर पर हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने मैं कर्नाटक की जातियां रखना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो फिर इसके बाद यह मतदान किधर जाएगा, नतीजे किधर आ सकते हैं, उसको समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कर्नाटक में जो लिंगायत समाज है, लगभग 17% के आसपास माना जाता है कि उसकी आबादी है। वोक्कालिगा 11%, ओबीसी की तादाद 16% के आसपास, मुस्लिम जो है वो 14% हैं कर्नाटक में। दक्षिण भारत में केरल के बाद ये दूसरा बड़ा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी है। राज्य में लगभग जो 14% मुस्लिम आबादी है, इसमें ज़्यादातर उत्तर कर्नाटक में, जैसे गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर, रायचूर, धारवाड़, इन सब जिलों में आप मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट 19.5%, जिससे खरगे आते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब 7% और कुर्बा जाति जो ओबीसी की है एक जाति, वो 7% के आसपास की आबादी वाली है कर्नाटक में। सिद्धरमैया जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इसी कुर्बा जाति से आते हैं। ब्राह्मण 2% हैं, ईसाई 2% है, बौद्ध, जैन, सिख यह भी 2% हैं, बाकी 2.5% हैं। अब ये जो आबादी है, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास चारों मजबूत जातियों के ताकतवर नेता आपको दिखेंगे। मगर सवाल यह है कि कर्नाटक की जनता से सत्ता की चाबी क्या इसी आधार पर कांग्रेस हासिल कर सकेगी? समझना यही है। बस थोड़ी देर में इस अहम सवाल का जवाब हम लोग तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी ने लोगों से जो वायदे इस चुनाव में किए हैं वो क्या हैं, क्योंकि अब जो वायदे होने लगे हैं वो लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में उसका असर होने लगा है। उनकी जो घर चलाने की ताकत है, हैसियत है, उसमें अब इसका असर होने लगा है। लिहाजा इसको भी आप जनमत को प्रभावित करने वाले एक फैक्टर के तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस ने लोगों से 5 गारंटी का वादा किया है। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति,
अन्न भाग्य, युवा निधि और शक्ति योजना। गृह लक्ष्मी, इसके तहत परिवार की जो महिला मुखिया होगी, यानी परिवार में जो सबसे उम्रदराज महिला, उसको हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। गृह ज्योति योजना, इसके जरिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अन्न भाग्य योजना 10 किलो चावल की गारंटी देती है। युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3,000 रुपये और हर महीने मिलेंगे, और बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर अगर है तो 1,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। आप इसको बेरोजगारी भत्ता मान लीजिए 2 साल के लिए। जो शक्ति योजना है, इसके माध्यम से नियमित जो राज्य परिवहन की बसें हैं, महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाएंगी। ऐसे ही एक वादा है आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ कि उनकी सैलरी 11,500 से 15,000 कर दी जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार राज्य में आ जाती है तो। पुलिस वाले जो नाइट ड्यूटी के रहते हैं, उनको इसके बदले में हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस ने लोगों से वायदा किया है। बीजेपी का जो वादा है, अब आप उसको भी देख लीजिए। बीजेपी घोषणा पत्र को कहती है संकल्प पत्र। तो बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि अगर उसकी सरकार सत्ता में आती है तो बीजेपी क्या क्या करेगी। कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। राज्य के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना की जाएगी। अटल आहार केंद्र में 15 रुपये में थाली दी जाती है खाने की। बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे और बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोज दिया जाएगा। 5 लाख रुपए के लोन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा और किसानों को बीज के लिए सरकार 10,000 रुपये देगी। गरीब परिवार को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज भी दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार आ जाती है तो। दोनों पार्टियों के वायदों को आपने देखा। जो गरीब और कमजोर तबका है उसको ही अपनी तरफ खींचने की कवायद है इसमें। कांग्रेस बीजेपी को मौजूदा जो वहां की सरकार मुंबई की है, उसको भ्रष्टाचार के सवाल पर लगातार घेरती रही है। 40% कमीशन की बात कहती रही है और कांग्रेस लगातार इस एजेंडे को लेकर चलती रही है। दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए हम कर्नाटक की जनता को और किसानों को वापस देने जा रहे हैं। सबसे पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2,000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को। हमारा एक और स्कीम होगा जिसका नाम सखी है, और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, मुफ्त में जाएंगी आप। तीसरा वायदा अन्न भाग्य स्कीम, 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को। इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन के लिहाज से घेरती रही है। कर्नाटक अस्मिता का हवाला देकर नंदिनी बनाम अमूल दूध का मुद्दा उठा करके और मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का सवाल खड़ा करके बीजेपी की मौजूदा सरकार को कांग्रेस ने निशाने पर ले रखा था पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ही पैर पर मानो कुल्हाड़ी मार दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया, जिसके बाद मोदी ने इसे लोगों के बीच मुद्दा बना दिया। मैं दोबारा इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से जो चीजें बदलती हैं, उन चीजों के बदलाव से जमीन पर भी लोगों की राय में बदलाव महसूस होने लगा है। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. कांग्रेस ने मुझे गाली देने वाला पिटारा फिर खोल दिया है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। सांप का मामला चुनाव में तूल पकड़ता चला गया। और सिर्फ यही नहीं था, कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करके अपने लिए एक और मुसीबत खड़ा कर ली।
बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बजरंग बली का अपमान बताकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। अब हनुमान ठहरे अंजनी पुत्र। कर्नाटक में माता आंजनेय का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है, वैसे दावा कुछ और राज्यों का भी है, कि हनुमान का जन्म कर्नाटक के ही किष्किंधा पर्वत पर हुआ था। अब जिस बजरंग बली का जन्मस्थल कर्नाटक हो, वहां यह मुद्दा कैसे नहीं बनता? तूल पकड़ ही गया वो। ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್. कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। भाइयों बहनों, बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मैं प्रभु हनुमान जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर इस संकल्प की सिद्धि की कामना करता हूं। आपने अभी तक 4 बातें देखी, अलबत्ता 3 और समझी भी। एक, कर्नाटक में जातियों का समीकरण, चुनाव में उनका असर क्या रहता है, दोनों प्रमुख पार्टियों ने लोगों से जो वायदा किया है वह क्या है, और तीसरा ये कि चुनाव प्रचार के दौरान जो विवाद रहे वो कैसे रहे और किस मोड़ से वो गुजरे। यहाँ तक चीज़ें सामान्य सी हैं। राज्य में चुनावों की जो असलियत है वो यही जो आपने देखा समझा। मगर अब एक और दल है जिसके बगैर कर्नाटक की बात पूरी नहीं हो सकती है, वह है पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस। इस बार भी क्या अपने नंबर गेम के चलते जेडीएस मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन में होगी? यह जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद क्या बदला। अभी तक जो मैंने बताई वो चुनाव का अभी तक का पैटर्न था। वो रैलियां थी, रोड शोज थे, विवाद थे, मुद्दे थे, वायदे थे। लेकिन पिछले 4 दिनों में जो बदलाव हुआ है वही बदलाव आपको नतीजों में नजर आने लगेगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी के धुआंधार रोड शो और रैलियों ने बीजेपी की स्थिति को मजबूत किया है। मोदी को मैदान में उतारने से पहले बीजेपी के थिंक टैंक ने काफ़ी मशक्कत की होगी कि उनको कहां से गुजारा जाए और कहां कहां रोड शो, जो कहां रैलियां करवाई जाएं। ऐसा लग रहा है कि जिन हिस्सों में उनके रोड शो और रैलियां हुई वे ऐसे इलाके हैं जहां बीजेपी थोड़ी कमज़ोर दिख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंगलोर में 2 रोड शोज किए, एक 26 किलोमीटर लंबा, दूसरा 10 किलोमीटर। इन दोनों के रास्ते में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, 8 और 6। और यहाँ वकालिगा समुदाय का वोट बैंक अच्छा खासा है, उसका असर है। मोदी के रोड शो में जो अपार भीड़ उमड़ी, जाहिर है उनमें वकालिगा लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। इस भीड़ को बीजेपी मोदी की अगुवाई में वोट में तब्दील करना चाहती है और यह भीड़ जो रही है उससे बीजेपी बहुत आशान्वित हुई होगी वकालिगा समुदाय को लेकर। पीएम की जो बाकी रैलियां रोड शो रहे उनका भी ज़मीनी असर दिखने लगा है। अब जरा यह भी देख लीजिए कि जो सरकार बीजेपी की रही है, जिस पर कांग्रेस भ्रष्टाचार और 40% कमीशन का आरोप लगा रही है, उसके हिस्से में मोदी की जो योजनाएं हैं वो कितना काम आएंगी इस बार के चुनाव में। बीजेपी के क्षेत्र में सौभाग्य योजना, बिजली वाले में सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3,56,000 घरों तक बिजली पहुंचाई गई। ऐसे ही जल जीवन मिशन के तहत 39 लाख नए नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 37 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और 46 लाख नए शौचालय महिलाओं को बीजेपी की तरफ खींचने के लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं तो ये जितनी भी योजनाएं हैं कल्याणकारी, इन कल्याणकारी योजनाओं का गरीब तबके में जो असर होगा वहाँ वोट बैंक ज़्यादा है और बीजेपी को उम्मीद है कि वहाँ से उसके हक में नतीजे आएंगे। इसके अलावा बीदर कलबुर्गी रेलवे लाइन का पूरा होना, बेंगलुरु में सबर्बन रेलवे प्रोजेक्ट और लंबे समय से जो पेंडिंग थी बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग और बीदर कलबुर्गी बेल्लारी हाईवे, लोगों ने के बीच में बीजेपी के लिए इन सब
परियोजनाओं ने जगह बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं वहां आता हूं जहां बात ऊपर छोड़ी थी। जेडीएस पूर्व मुख्यमंत्री और देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी 2008 से इसकी कमान संभाले हुए पार्टी की, और उनका दावा है कि उनकी पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लेगी। यह नेता होने के नाते तो कहना ठीक है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। हाँ, इतना जरूर है कि इस बार जितने भी ओपिनियन पोल रहे हैं उसमें पार्टी को 28 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। वैसे भी पिछले जो 3 विधानसभा चुनाव हुए उसमें जेडीएस को 25 से 40 सीटें ही मिली हैं। इसी के बीच में पार्टी झूलती रही है। जो जेडीएस का पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है वो फायदे के हिसाब से गठबंधन बनाने का रहा है, सरकार में बने रहने का रहा है। पिछला चुनाव था विधानसभा का, उसमें 37 सीटें जीत करके जेडीएस आई और उसने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। मुख्यमंत्री कुर्सी कुमारस्वामी ने अपने पास रख ली। कुमारस्वामी कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार सिर्फ 14 महीने चल पाई। इसके बाद बीजेपी ने सरकार गिरा दी। कांग्रेस और जेडीएस के जो विधायक थे उन्होंने पाला बदल लिया, वहां सत्ता बदल गई। मगर ऐसा नहीं कि जेडीएस ने बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई है। फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 के बीच में कुमारस्वामी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और उस समय भी बीजेपी के विधायकों की संख्या उनकी पार्टी से ज़्यादा थी, मगर मुख्यमंत्री वही बने। 20 महीने बाद कुमारस्वामी ने बीजेपी कुर्सी देने की जगह सरकार से बाहर निकलना मुनासिब समझा और सरकार गिर गई। इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीटों का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है, और ऐसे में जेडीएस सरकार बनाने के लिए ज़रूरी हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि कुमारस्वामी बीजेपी के साथ जाएं। कारण आप जानना चाहेंगे तो ये है कि कांग्रेस के साथ उन्होंने जो पिछली सरकार बनाई उसमें कांग्रेस अपने विधायकों को जोड़ करके नहीं रख पाई और उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा था। उनकी पार्टी से भी विधायक गए थे। कर्नाटक की जनता 10 तारीख को ईवीएम में अपना फैसला दर्ज करेगी और जब उसका नतीजा आएगा तो यकीन मानिए इसके बाद 2024 के आम चुनावों के लिए देश की राजनीति में तेजी से समीकरण बनेंगे। कर्नाटक में बीजेपी अगर अपना परचम लहरा देती है या फिर जेडीएस के साथ भी सरकार बना लेती है तो मोदी अजेय नेता के तौर पर जाने लगेंगे। तमाम तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वो अपने बूते दक्षिण के राज्य में अगर अपनी सरकार बचा लेते हैं तो यह ऐतिहासिक होगा। इंडिया न्यूज़ पर आप 10 तारीख को जब वोटिंग होगी सुबह से लगातार आप देख सकते हैं चुनाव की कवरेज और 13 मई को सबसे तेज नतीजे। तो हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य।